Hello students, welcome again, and today we will be continue the first chapter, legislature. In previous part we have discussed about parliament, two houses of parliament, bicameral system, and today we will be going to continue next topic, that how bill become a law, यानी एक जो विधेयक है वो एक कानून कैसे बनता है। तो कोई भी बिल लॉ तब बनता है जब वो एक प्रोसेस से गुजरता है, उसको एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है और उसके बाद जब उसके ऊपर प्रेसिडेंट के साइन हो जाते हैं तब वो जाकर एक लॉ बनता है। तो वही चीज़ हमने देखनी है कि क्या प्रोसेस है बिल का जब लॉ बनता है। तो कोई भी मेंबर जो पार्लियामेंट के मेंबर हैं, चाहे वो किसी भी हाउस का हो, वो एक बिल प्रेजेंट करता है किसी भी हाउस में, चाहे वो लोकसभा में पहले कर सकते हैं, चाहे राज्यसभा के मेंबर कर सकते हैं। तो सबसे पहले वो बिल प्रेजेंट करेगा उस हाउस के अंदर, और फिर उस मैटर पर, यानी जो उस बिल में लिखा गया है, मानो एग्जांपल ले लेते हैं आपकी स्कूल फीस से रिलेटेड, के स्कूलों में फ़ीस बहुत ज़्यादा बढ़ाई जा रही है प्राइवेट स्कूल के अंदर, तो उनसे रिलेटेड कोई कानून बनाना है। तो इस चीज़ के ऊपर क्या होगा, डिस्कशन होगा, यानी उस हाउस के मेंबर, जैसे लोकसभा में पहले पास वो गया है तो लोकसभा के जितने भी मेंबर्स होंगे उसके ऊपर डिबेट करेंगे, डिस्कशंस करेंगे, फिर उसके बाद उस पर वोटिंग होगी, यानी कितने लोग उस के ऊपर सहमत है, कौन उसको एग्री कर रहे हैं, कितने लोग डिसएग्री कर रहे हैं, उसके बेसिस पर उसको आगे भेजा जाता है। मानो ज़्यादा लोग उसके फेवर में हैं, यानी पास हो गया उस हाउस से, तो बाद में उसको भेजा जाएगा राज्यसभा में, या फिर पहले राज्यसभा में गया था तो भेजा जाएगा लोकसभा के अंदर, तो उसको वहाँ भेजा जाता है। सेम प्रोसेस वहाँ पर होता है, वहाँ पर भी उसी तरह के डिस्कशन डिबेट्स होंगे, फिर वोटिंग होगी, फिर वहाँ से अगर फेवर उसको मिल जाता है, ज़्यादा वोट्स आ जाते हैं, तो फिर वो राज्यसभा में पास हो जाएगा, और देन इट गोज़ टू द प्रेसिडेंट, फिर वो प्रेसिडेंट के पास जाता है साइन होने के लिए। तो प्रेसिडेंट उसको चाहे तो डिले कर सकते हैं, कुछ टाइम के लिए रोक सकते हैं, और उसको बाद में वापस लौटा सकते हैं कि भाई इसके ऊपर ये चेंजेस होने हैं। अगर दोनों हाउसेस में से कोई भी चेंज करना चाहता है तो कर ले, नहीं तो उनको वापस अगर प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है तो प्रेसिडेंट उसके ऊपर साइन करते हैं, और जब उसके ऊपर साइन हो जाते हैं दैन इट बिकम अ लॉ, उसके बाद वो एक कानून बनता है। तो इस तरीके से पूरा एक प्रोसेस जो बिल का है वो पार्लियामेंट के अंदर चलता है। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि पार्लियामेंट क्या है, एक लॉ मेकिंग बॉडी है, कानून बनाने से रिलेटेड ये संस्था बनाई गई है। बट इट इज़ नॉट ओनली अ लॉ मेकिंग बॉडी, लेकिन इसका सिर्फ यही काम नहीं है कानून बनाने का, बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसके अलावा जो पार्लियामेंट में होती हैं, जैसे डिबेट्स हो गए, डिस्कशन हो गए, एक दूसरे को कोऑपरेट किया जाता है, एक दूसरे को अपोज भी किया जाता है, विरोध करते हैं, ठीक है, वॉकआउट होते हैं, कई सारे मोशंस वहाँ पे 0 आवर चलता है, क्वेश्चन आवर चलता है, नो कॉन्फिडेंस मोशंस वगैरह, ये सारी चीज़ें पार्लियामेंट के अंदर होती हैं। तो वही हमने आगे करनी है। तो अब देखिए कि बिल क्या है, दो तरीके के होते हैं, एक गवर्नमेंटल और दूसरा नॉन गवर्नमेंटल। यानी कोई भी अगर आपका पार्लियामेंट का जो मेंबर है, मिनिस्टर है, वो उसको अगर पेश कर रहा है तो वो गवर्नमेंटल बिल हो गया, ठीक है, और सरकारी बिल हो गया। और अगर उसको कोई लीडर ना पेश करके कोई दूसरा मेंबर कर रहा है तो वो गैर सरकारी बिल कहलाता है। तो इसके ये अलग अलग पार्ट्स हैं। अब हमने मेन चीज़ जो करनी है दैट इज़ द फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट, यानी कि जो पार्लियामेंट है उसके फंक्शन क्या है, क्या क्या काम करती है। तो सबसे पहले ये सभी को पता है, पार्लियामेंट में लॉज, यानी देश के लिए जो चीज़ें अच्छी हैं, कौन से लॉज अच्छे हैं नहीं हैं, वो सारी चीज़ें लॉज बनाने का काम पार्लियामेंट का है। फिर फाइनेंशियल वर्क, जितना भी बजट वगैरह है उसके ऊपर कंट्रोल जो होगा वो होगा पार्लियामेंट का, कितना पैसा किस बजट में जो डिसाइड किया जाता है या बजट जो पेश होता है वो भी पार्लियामेंट के अंदर ही जाता है। फिर पार्लियामेंट डिसाइड करती है कि कितना पैसा किसके ऊपर लगाना है, कितना कहाँ लगाना है, वो सारे डिसाइड
पार्लियामेंट करती है। यानी जितना भी पैसा, चाहे वो टैक्सेस के थ्रू हो, रेवेन्यूज़ के थ्रू हो, जितना भी फाइनेंस आता है कंट्री में गवर्नमेंट के पास, उसके ऊपर कंट्रोल होता है पार्लियामेंट का। बिना पार्लियामेंट की परमिशन के कोई भी पैसा इधर से उधर खर्च नहीं होता। कंट्रोल ऑन एग्जीक्यूटिव्स, यानी जितने भी एग्जीक्यूटिव्स हैं, चाहे आपके कैबिनेट हो, चाहे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो भी हों, उनके ऊपर कंट्रोल करने का काम भी पार्लियामेंट का है। अब कंट्रोल कैसे करती है पार्लियामेंट? कि उनसे क्वेश्चन आवर्स होते हैं, जैसे भाई कोई भी लीडर है, मानो उसको जो डिपार्टमेंट दिया गया उससे रिलेटेड उसने पॉलिसी बनाई, उसके ऊपर उसने कहा कि भाई मैंने ये काम इतने टाइम पर पूरा करना है, इसमें इतना बजट लगेगा, इतना पैसा खर्च होगा, तो वो सारी ही चीज़ें जानने के लिए पार्लियामेंट में मीटिंग्स वगैरह होती हैं, तो वहाँ पर ही ये सारे डिस्कशंस होते हैं। प्रोवाइड प्लेटफॉर्म फॉर डिबेट्स, कोई भी बहस हो गई, कोई भी डिस्कशन हो गया, उसके लिए एक मंच प्रोवाइड करवाता है पार्लियामेंट, क्योंकि पार्लियामेंट ही ऐसी जगह है जहाँ पर किसी भी लॉ से रिलेटेड, किसी भी पॉलिसी से रिलेटेड, जो भी कंट्री से रिलेटेड बनने हैं, उसके ऊपर जो डिस्कशन या डिबेट्स होती हैं वो पार्लियामेंट के अंदर ही की जाती हैं। अब मानो किसी हमारी जो रनिंग गवर्नमेंट है उसने कहा कि भाई इतने साल में, इतने महीने में हम ये योजना अपनी कंप्लीट कर देंगे, लेकिन अब उससे पूछेगा कौन? जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं, अपोजिशन के जो लीडर्स हैं, वो कहाँ घर जाके तो पूछेंगे नहीं, वो पार्लियामेंट के अंदर ही पूछते हैं कि भाई आपने ये चीज़ अनाउंस की थी कि इतने महीने में हम ये चीज़ इतने बजट में ख़त्म कर देंगे, तो वो उनसे वहीं पर क्वेश्चंस करती है और वहीं पर उनको जवाब देना पड़ता है। तो ये सारी जो डिबेट्स, डिस्कशन टीवी में हम कई बार देखते हैं ना कि पार्लियामेंट हाउस में एक तरफ आपकी रूलिंग पार्टी बैठी हुई है और एक तरफ अपोजिशन पार्टी, और कैसे वो एक दूसरे से क्वेश्चंस करते हैं, जवाब देना पड़ता है, कन्विंस नहीं होते तो कितना शोर शराबा, कुर्सियाँ फेंकी जा रही हैं, नीचे टेबल बजाए जाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें ये सब पार्लियामेंट के अंदर ही होती हैं। रिप्रेजेंटेटिव बॉडी ऑफ द कंट्री, सबसे मेन फंक्शन कि भाई पूरी कंट्री को जो चलाने का काम है या जो उसका रिप्रेजेंट कर रही है वो हमारी पार्लियामेंट कर रही है, क्योंकि इसी पार्लियामेंट के अंदर हमारे चुने हुए जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो काम करते हैं पार्लियामेंट के अंदर, वहीं पर उनका सारा फंक्शंस होते हैं, जो भी चाहे लॉ बनाने से रिलेटेड हो या दूसरी पॉलिसीज़ हों, प्रोग्राम्स हों, वो सब वहीं डिसाइड किए जाते हैं। नेक्स्ट इज़ अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन, भाई संविधान के अंदर क्या संशोधन होना है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई भी अमेंडमेंट होता है उसके लिए दोनों हाउसेस की कुछ मेजॉरिटी मिलनी ज़रूरी होती है, यानी सिर्फ लोकसभा उसको पास नहीं कर सकती है, खाली राज्यसभा नहीं कर सकती, तो दोनों ही हाउसेस के 1/3 मेंबर्स की मंजूरी ज़रूरी है। इसलिए जो भी अमेंडमेंट होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में वो भी पार्लियामेंट के अंदर ही किए जाते हैं। इसके अलावा अपॉइंटमेंट से रिलेटेड हो गई, हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि भाई जो प्रेसिडेंट हो गए, वाइस प्रेसिडेंट हो गए, इनके जो इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं वो सारे भी पार्लियामेंट के थ्रू ही होते हैं। आपके जो भी एमएलए एमपीज़ हैं वो इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं और वहीं पर फिर उनको प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट वगैरह को सेलेक्ट किया जाता है। इसके अलावा रिमूवल ऑफ जजेस को हटाने का जो प्रोसेस है वो आगे हमारे चैप्टर्स में आएगा, लेकिन उनको जो हटाने का प्रोसेस है वो कहलाता है इम्पीचमेंट मोशन, यानी महाअभियोग। जो भी जज को अगर कोई एलिगेशंस जज के ऊपर लगाए जाते हैं कि भाई उन्होंने ये काम ऐसे किया है, ये कुछ भी गलत करते पाए गए हैं, तो उनके ऊपर इम्पीचमेंट मोशन के थ्रू उनको हटाने का काम किया जाता है, और वो भी पार्लियामेंट के अंदर ही होता है, क्योंकि उस जज को हटाने के लिए भी दोनों हाउसेस के जो मेंबर्स हैं उनकी मेजॉरिटी मिलनी ज़रूरी होती है। तो ये थे आपके फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ पार्लियामेंट कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव्स, कि जो पार्लियामेंट है वो आपके ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर या जो आपके लीडर्स हैं, जो एग्जीक्यूटिव्स हैं अलग अलग, उनके ऊपर कंट्रोल कैसे करती है। तो सबसे पहले तो यही आ जाता है आपका थ्रू डिबेट एंड डिस्कशन।
में जो भी काम उनको दिया गया, जो भी उनके अंडर में फंक्शंस आते हैं, वो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उन सब चीज़ों के ऊपर जो बहस होती है वो सब पार्लियामेंट के अंदर ही होती है। तो उनसे सवाल जवाब करने का काम भी पार्लियामेंट के अंदर ही किया जाता है। तो लीडर्स को भी एक तरीके से कहीं ना कहीं फियर है, डर है कि जो काम हम कर रहे हैं, चाहे हम पावर में हैं, लेकिन हमें कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई है और उनका जवाब हमसे पार्लियामेंट के अंदर मांगा जाएगा, इसलिए वो भी प्रेशराइज रहते हैं उन काम को सही टाइम पर करने के लिए। फिर इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन आज चलते हैं, आपने देखा होगा जब कभी भी मीटिंग्स या सेशंस वगैरह का लोकसभा राज्यसभा का टीवी में दिखाते हैं कि जो अपोजिशन पार्टी है उसका कोई भी लीडर किसी भी लीडर से, जो रूलिंग पार्टी है, उससे क्वेश्चन कर लेता है और उसको वहीं पर जवाब देना पड़ता है, तो वो कहलाता है क्वेश्चन आवर। और ये क्वेश्चन आवर चलता है 12 बजे से पहले। यहाँ पर कोई भी लीडर दूसरे लीडर से डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछेगा और उस लीडर को सामने वाले को जवाब देना ही पड़ता है। क्वेश्चन आवर के बाद जो आपका स्टार्ट हो जाता है टाइम 12 बजे से 1 बजे का, दैट इज़ कॉल्ड ज़ीरो आवर। ज़ीरो आवर का जो टाइम है, यहाँ पर इस टाइम पर भी क्वेश्चंस किए जाते हैं, बट इस टाइम पर जो मेंबर्स हैं, जो लीडर्स हैं, वो बाउंड नहीं हैं उनका जवाब देने के लिए। उनकी मर्ज़ी है कि अगर वो उसको जवाब देना चाहते हैं तो दे, नहीं देना चाहते तो ना दे। इसके अलावा पार्लियामेंट क्या काम करती है कि कोई भी लॉ मानो बनने के लिए आया है, अभी हमने जो पीछे देखा था कि कोई भी बिल सबसे पहले कहाँ जाता है, लोकसभा और राज्यसभा में, और वहाँ पर उसका पूरा डिस्कशन, डिबेट्स होती हैं, फिर उसको मेजॉरिटी मिल रही है या नहीं मिल रही है, वो सारी चीज़ें वहीं होती हैं। तो एक बिल लॉ बनेगा या नहीं बनेगा, वो काम भी पार्लियामेंट का है। तो पार्लियामेंट में ही वो चीज़ें डिसाइड होती हैं कि क्या ये कानून बन सकता है या नहीं बन सकता है। तो ये ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स आती हैं, ये आती हैं तब जब कोई पार्टी मेजॉरिटी से रूलिंग पार्टी ना बनी। अगर हम बात करें बिफोर 1989, यानी 1989 से पहले के टाइम की, तो आफ्टर इंडिपेंडेंस यानी 47 जो हमारे पहले इलेक्शन हुए थे 51 52 में, तब से लेके 89 तक एक सिंगल पार्टी ने रूल किया था पूरे इंडिया में, दैट वाज कांग्रेस। और उसने हर बार मेजॉरिटी प्रूव करी और हर बार मेजॉरिटी से रूलिंग पार्टी बनी। लेकिन 1989 के बाद पूरा सिनेरियो चेंज हो गया। कोई भी पार्टी एक क्लियर मेजॉरिटी लेकर गवर्नमेंट नहीं बना पाई थी, तो इसीलिए 1989 से बाद का जो टाइम माना जाता है, दैट वाज कॉल्ड कोलिजन पीरियड। यानी उस टाइम के बाद से अगर 2014 तक की बात करें तो कोलिजन गवर्नमेंट बनने का टाइम रहा। बहुत सारी पार्टीज़ में अलग अलग अपना एक ग्रुप बना लेती हैं और कोलिजन गवर्नमेंट के थ्रू रूलिंग पार्टी बनती है। तो ये प्रॉब्लम तब आती है क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हमने अपना कोलिजन बनाया, हम सब साथ हैं, लेकिन हम एक दूसरे की बात को मानने के लिए वहाँ पर बाउंड नहीं है। हो सकता है जो दो पार्टी कह रही हूँ कि भाई इसके ऊपर ये कानून बनना चाहिए, तीसरी या जो और पार्टीज़ हैं उस कोलिजन के अंदर वो ना उसके लिए कन्विंस हों। तो इस वजह से उस टाइम पर कई ऐसे बिल थे जो लॉ नहीं बन पाए थे, जैसे लोकपाल बिल था, ये पास नहीं हो पाया था। लेकिन अगर कोई पार्टी मेजॉरिटी के साथ पावर में आती है तो उसके साथ ये प्रॉब्लम्स बहुत कम होती हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो मेंबर्स होंगे वो उसी पार्टी के होंगे पार्लियामेंट के अंदर, तो मेजॉरिटी उनको मिल ही जाती है। तो इस तरीके से लॉ बनेगा या नहीं बनेगा वो पार्लियामेंट के अंदर होता है। फिर कंट्रोल ऑन बजट, ये अभी फंक्शन से रिलेटेड आपको बताया था कि जितना भी पैसा है, जो भी बजट है, उसके ऊपर पार्लियामेंट्री कंट्रोल करती है। फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन यानी जिसको हम कहते हैं अप्रस्ताव, सॉरी विश्वास आपको नहीं मिला है, यानी जो रूलिंग पार्टी है उसको कहीं से भी किसी भी तरफ से, जैसे खासकर अपोजिशन जो पार्टीज़ हैं, उसके ऊपर विश्वास नहीं कर पा रही हैं, तो नो कॉन्फिडेंस कहलाता है। अगर उनको नो कॉन्फिडेंस मिल जाता है तो पूरी की ही पूरी पार्टी क्विट कर जाती है पार्लियामेंट से और 6 महीने के अंदर उनको मेजॉरिटी अपनी वापस से साबित करनी पड़ती है।
कई बार ऐसा भी हो जाता है कि बहस चल रही है, मीटिंग्स चल रही होती हैं और कुछ मिनिस्टर्स, लीडर्स या कुछ पार्टी मेंबर्स हैं, वो उन बातों से सहमत नहीं होते, कन्विंस नहीं होते और वो बीच में ही चले जाते हैं। उसे क्या बोला जाता है? वॉकआउट। द पार्टी वॉकआउट फ्रॉम द पार्लियामेंट या दैट लीडर वॉकआउट फ्रॉम द पार्लियामेंट, कि भाई वो वहाँ से वॉकआउट कर गए। इसके अलावा है कोरम। ये कुछ वर्ड्स हैं पर्टिकुलर जो हम पार्लियामेंट के अंदर जिनका यूज़ होता है। कोरम का मतलब हो गया कि एक पर्टिकुलर मेंबर्स, जैसे मानो लोकसभा का एग्जांपल ले लेते हैं कि लोकसभा में आपके टोटल मेंबर्स होते हैं 545 ना, इस टाइम पर है 545, तो उनका कुछ परसेंटेज है, यानी कोई भी मीटिंग जब होगी, कोई भी सेशन होगा, तो उन 545 में से कम 1/10 मेंबर्स शुड बी प्रेजेंट इन दैट सेशन, यानी कि जो 1/10 मेंबर्स हैं वो उसके अंदर प्रेजेंट होने चाहिए। तो 1/10 मेंबर्स कैसे निकलेंगे? 545/10, 10 से उसको डिवाइड कर दो तो आपके मेंबर्स आ जाएंगे कि इतना कोरम जो है, इतने मेंबर्स आपको ज़रूरी हैं उस सेशन के अंदर अपनी मीटिंग करने के लिए। तो ये कुछ टॉपिक्स थे जो आज आपको कवर करवाए हैं। होप यू अंडरस्टैंड। चैप्टर पढ़ेंगे तो और अच्छे ढंग से समझ आएंगे। सब कुछ एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, ज़्यादा बाहर से लेने की कोशिश नहीं की गई है, क्योंकि आपका बुक के अंदर ही काफ़ी मैटर्स दिए हुए हैं, उससे बाहर बहुत ज़्यादा वाइड कॉन्सेप्ट्स हो जाएंगे। तो इसलिए सिर्फ इन्हीं को करें, अपने चैप्टर को रिवाइज करें, रीड करें, तो ज़्यादा अच्छे ढंग से आप चैप्टर को समझेंगे। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में जाएं। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू।